नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे खास डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं दीपिका सिंह। 2019 के चुनाव के लिए अब राजनीतिक दलों के लुभावने ठेले लगेंगे। यहां से वादों की भरपूर खुराक बांटी जाएगी। इन वादों की जद में वो बेरोजगार भी आते हैं जो सरकारें बनने के बाद ठगे से रह जाते हैं। हालात ये हैं कि 10-10 साल से भर्तियां भंवर में पड़ी हैं। इधर लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने गठबंधन बनाना शुरू कर दिए, तो क्या ऐसा ही महागठबंधन उन बेरोजगारों को भी बना लेना चाहिए जो इनके वादों से ठगे जाते हैं? ये रिपोर्ट देखिए, फिर राजनेताओं के महागठबंधन और बेरोजगारों के महामंच की ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव की चौखट पर खड़े देश में फिर से सत्ता का समीकरण सिद्ध करने के लिए गुणागणित शुरू हो गया है। गठबंधन और महागठबंधन का मुहूर्त बन रहा है, तो क्यों ना बेरोजगारों का भी एक ऐसा महामंच बन जाना चाहिए जो रोजगार के सवालों पर जवाब मांग सके, वादों की बेवफाई में रोजगार की रीति नीति पूछ सके, क्योंकि हर चुनाव में बेरोजगारों का ही तो सबसे ज्यादा शोषण होता है। उत्तर प्रदेश में तो ये दशकों का दर्द है। 10-10 साल पहले शुरू हुई भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही। शिक्षा मित्र बीएड बीटीसी, टीईटी बीपीएड यूपीएससी, यूपी SSSC, सहायक शिक्षक, उर्दू शिक्षक, दरोगा भर्ती, सबका यही हाल है। बीपीएड 2011 की भर्ती पूरी नहीं हुई। खेल अनुदेशक और उर्दू शिक्षकों का मुद्दा अदालत और अफसरों के बीच अटका है। कनिष्ठ सहायक 3 साल से तरस रहे। 69,000 की भर्ती में 70 पेंच अटके हैं। ये सभी बेरोजगार अपना अलग अलग मंच सजाते हैं, अलग अलग प्रदर्शन करते हैं। सबका एक महामंच होता तो शायद आलम ये ना होता। चुनाव में राजनीतिक दलों को आवाम से वोट ही तो चाहिए। उनके लिए आंकड़े ही असली मुद्दा होते हैं। अब भर्ती और बेरोजगारी के मोटे मोटे आंकड़े देखें तो एक भर्ती में लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। दरोगा के 3,307 पदों के लिए 6 लाख अभ्यर्थी थे। 60,000 की भर्ती में 4 लाख लोग शामिल थे। इनके अलावा करीब 5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति के लिए परेशान हैं। बहरहाल हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के लिए आंकड़ों का अंकगणित सजाया जा रहा है। बेरोजगारों पर फिर डोरे डाले जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी बेरोजगार लोकसभा चुनाव से पहले कोई पहल कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिबेट के इस नंबर 1 शो में आप भी बेहद खास होते हैं, क्योंकि इस शो में हम जनता के विचार, उनके वोट को शामिल करते हैं। हमेशा की तरह आप हमें @महाबहस पर ट्वीट कर अपना वोट करें। अपनी कीमती राय हमें भेजते रहिए। तो महाबहस में आज का सवाल है कि क्या लोकसभा चुनावों से पहले बेरोजगारों का भी बनना चाहिए एक मंच? तो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या लोकसभा चुनावों से पहले बेरोजगारों का भी बनना चाहिए एक मंच, यानी कि बेरोजगारों का कोई एक मंच तैयार होना चाहिए? आपके सवालों का जो आपके जवाब है उनका इंतजार रहेगा। @महाबहस पर आप ट्वीट करिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ मौजूद। राकेश त्रिपाठी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, उमाशंकर पांडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता सपा से, रजत शर्मा है सदस्य हैं प्रतियोगी छात्र संघ, और त्रिभुवन सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षा मित्र संयुक्त मोर्चा। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, साफ शब्दों में कि बेरोजगारी एक ऐसा दंश होता है जो समाज का हर युवा आज झेल रहा है। वोट के समय कह सकते हैं तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं, और जैसे ही वोट खत्म होते हैं, कह सकते हैं इलेक्शंस खत्म होते हैं,
लेकिन वही चीजें ढाक के तीन पात हो जाती हैं। लेकिन अब बड़ा बात तो यही होगी कि आखिरकार ऐसे तमाम युवाओं को क्या करना चाहिए। जी देखिए, मसला पूरे देश का है, लेकिन मैं अपने को सीमित रखूंगा उत्तर प्रदेश तक फिलहाल। देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। दशकों से, मेरे ख्याल से 1.5 दशक तो हो ही गया, उत्तर प्रदेश रोजगार के मामले में एक गंभीर किस्म की त्रासदी से दो चार हो रहा है। मैं मानता हूं रोजगार 3 स्तरों से निर्मित होता है। एक रोजगार है जिसमें सरकारी नौकरी मिल जाए, वो रोजगार। दूसरा स्वरोजगार, आदमी अपना कुछ काम शुरू कर दे, व्यापार शुरू कर दे, कारोबार शुरू कर पाए, छोटा बड़ा। या तीसरा होता है निजी क्षेत्र में सेवा करे। निजी क्षेत्र में सेवा करने के लिए और स्वरोजगार के लिए, दोनों के लिए परिस्थितियां वैसी होनी चाहिए। उतनी बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र के वेंचर उपलब्ध होने चाहिए कि वो उस बढ़ती हुई युवा आबादी को खपा पाए। फिर बचता है सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र। वहां की स्थिति विचित्र है। 2008 की विज्ञापन आज तक धक्के खा रहे, 2010 के विज्ञापन और भर्तियां धक्के खा रही, 12 के, 13 के, 14 के, 15 के, 16 के, 17 के, 18 के, ये स्थिति है। मैं एक दिन मोटा मोटा आंकड़ा जोड़ रहा था कि अगर केवल इसी आयाम तक मैं अपने को केंद्रित रखूं तो मैंने देखा कि करीब 35-36 लाख नौजवान इस ट्रैप में फंसा हुआ है कि फार्म भरा है, भर्ती निकली है, मुकदमा चल रहा है, ये और कुछ ना कुछ विघ्न उसमें है। 35-36 लाख, ये बड़ी तादाद है। एक के परिवार में 5 सदस्य मानिए तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। लोकतंत्र में संख्या का महत्व है। एक छोटा सा उदाहरण है, शायद राजनेताओं के जहन में नहीं होगा, लेकिन मेरे जहन में है। एक चावल निकाल कर रखता हूं सामने, फिर मैं इसमें जाऊंगा। पूरे देश में शिक्षा प्रेरकों का जो एक व्यवस्था थी, उनके मानदेय वाली जो एक नौकरी थी, उसको बंद किया, ठीक, केंद्र से। उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षा प्रेरक है। राजनेताओं को नहीं पता होगा, शायद सपा को, भाजपा को, बसपा को, कांग्रेस को। 1.25 लाख परिवार। 9 महीने पहले योजना बंद हुई, 9 महीने, और 40 महीने का मानदेय 2000 रुपए के हिसाब से बकाया है। यह बात कांग्रेस, भाजपा, जनता पार्टी, लोकदल को समझ नहीं आएगी, लेकिन ये वोट में समझ आती है। वोट के समय समस्या दिखती है। फिर तब राजनेता कहते कि कैसे हार गए, कैसे पलट गया चुनाव। क्योंकि आप अपना अर्थमेटिक जिस धरातल पर करते हैं, वह धरातल और व्यवहारिक धरातल में अंतर होता है। आप समाज के वहां तक जाते ही नहीं। पीड़ा का निविड़ अंधकार है जहां 2-2.5 लाख बच्चे, नौजवान शिक्षा मित्र, दशकों से समस्या चल रही है। कल्याण सिंह के समय से अदालत और राजनीति के बीच में वो पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा बच्चे दरोगा भर्ती को रो रहे हैं। जोड़िए इनको जरा, 17.5 लाख। फिर सुनिए, भदौरिया जी, त्रिपाठी जी, उमाशंकर जी, आप भी 17.5 लाख। जितने आपके पास कार्यकर्ता नहीं किसी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में,
सच्चाई में उतने संविदा कर्मी हैं उत्तर प्रदेश में, संविदा कर्मी। उनसे जाकर पूछिए सियासत के बारे में उनकी राय क्या है। ये बड़ी संख्या है, 17.5 लाख परिवार, 5 का गुणा कर दीजिए और ऐसे सब में 5 का गुणा करके जोड़ के जरा रख लीजिए। वहां से समझ आएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो पा रहा। इसलिए आज मैं एक अजब सवाल लेके आ गया। मैं हमेशा कहता था कि इस देश में किसान की समस्या का समाधान तब होगा जब किसान केवल किसान रहेगा, न जाति में बटेगा, न धर्म में बटेगा, न मजहब में बटेगा, न अगड़े में, न पिछड़े में, न दलित में, न शोषित में, किसी उसमें नहीं जाएगा। किसान मतलब किसान, किसान ही एक जात हो जाए तो उसकी समस्या का समाधान तत्काल हो जाएगा, जान लीजिए। फिर उसको कोई कष्ट नहीं रहेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। वैसे ही मैं आज ये कहने जा रहा हूं, जिस पर बहस लेके आया, कि अगर पूरा बेरोजगार एक साथ खड़ा हो जाए तो ऐसा संभव नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन हो और बेरोजगार की बात अनसुनी रह जाए। संभव नहीं, किसी पार्टी के लिए संभव नहीं, कोई पार्टी हो, किसी राजनेता के लिए संभव नहीं। एक बच्चा बेरोजगार होता है तो ननिहाल भी, ददिहाल भी सब प्रभावित होते हैं, मायका भी, समधियाना भी। उसकी व्याप्ति को देखिए तो समझ में आएगा ये विषय कितना गंभीर है। मैं पहले जो दो इस पीड़ा को झेलने वाले वर्ग है जो है, उनके 2 प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, 2 चेहरे, रजत है और त्रिभुवन है। रजत, आपकी समस्या क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर चुके कई बार, उसके तकनीकी पक्ष में आज नहीं जाना चाहूंगा। मैं आज इस मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रदेश भर के बेरोजगार, अगड़ा पिछड़ा, जात धर्म पंथ मजहब राजनीतिक प्रतिबद्धता, इन सब को परे करके केवल रोजगार के सवाल पर एक साथ खड़े हो जाएं और कहें भाई लिखित गारंटी लाओ तो वोट करें। रजत। बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले आपका नमस्कार और आपके टीवी चैनल का नमस्कार करना चाहता हूं कि हम जैसे बेरोजगारों को मंच उपलब्ध कराता है आपका न्यूज़ चैनल। दूसरी बात सर, जैसा कि आपने बोला कि ऐसा कोई मंच होना चाहिए जिससे सारे बेरोजगार अपनी बात उस मंच से रख सके, तो मैं बिल्कुल उससे सहमत करता हूं। कोई भी सरकार हो, लगभग जो आंकड़ा मैंने अभी जुटाया हुआ है वो लगभग लाखों की संख्या में है सर। लाखों की संख्या में जो है हमारे बेरोजगार भाई अभी भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अगर ये संख्या एकजुट होकर एक मन से अपनी बात कहेगी तो सरकार, कोई भी सरकार हो, भाजपा सपा बसपा कोई भी सरकार हो, सभी हमारी बातें अच्छे ढंग से सुनेंगी और हमारी बातें सुनने के साथ उन्हें मानना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी संख्या, क्योंकि वोट हम ही से लेना है इनको, सभी पार्टियों को वोट हम ही से लेना है और हम ही से वोट लेने के बाद इनको सत्ता चलानी है। इसलिए वो हमारी बात अवश्य सुनेंगे। तो हमारे हिसाब से जो भी और बेरोजगार है भाई, अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग अपनी मांगों को मंगवाने के लिए लक्ष्मण मेला मैदान से लेके इको गार्डन तक आज धरना कर रहे हैं बेचारे, तो उनको एक मंच पे आना चाहिए ताकि उस मंच से बेरोजगारी की बात कह सके। 1 मिनट सर और लेना चाहूंगा आपका सर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सर सहायक लेखाकार भर्ती का मामला है, 2016 की भर्ती है, 2019 हो गया है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। टेक्निकल इश्यूज सर बताए जा रहे हैं उसमें कि कुछ उसमें तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चे सर कोषागार कार्यालय में जाके भी निदेशक जी से भी बात की है, जिनका नाम श्री भानु प्रकाश है, उन्होंने बोला ये नियमावली नहीं। अब ये बताइए, बच्चे तो सर देख के विज्ञापन को ही अप्लाई कर देते हैं कि विज्ञापन देखो और उसको अप्लाई कर दिया हमने। जो नियमावली बनाने का काम है वो शासन स्तर के अधिकारियों का है, तो ये आला अधिकारी तनख्वाह किस बात की ले रहे थे? और ठीक है, वो वहां से कह के भगा देते हैं कि मामला कोर्ट में है, मैं कोर्ट में कुछ नहीं कर सकता। सर उनको एफिडेविट लगा के जी उनको तो सर एक एफिडेविट करके उनको उस भर्ती को क्लियर करा देना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत वो है। जी त्रिभुवन जी। जी सर सर और दूसरा सर मामला कनिष्ठ सहायक का है सर, कनिष्ठ सहायक में भी यही है सर टेक्निकल मामला। रजत है जी जी
वो विषय है संज्ञान में। आज थोड़ी आगे हट के बात कर रहे हैं, उस बात को आज ज्यादा महत्व देंगे। जी सर, जी बिल्कुल त्रिभुवन जी। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं उसमें 36 लाख बेरोजगार अलग अलग ढंग से फंसा हुआ है जो नौजवान स्त्री पुरुष जी, उसमें कुछ तो अधेड़ हो गए जी, कुछ अधेड़ से भी आगे निकल गए बेचारे। उन सबको जोड़कर अगर एक मंच पर खड़ा हो वो लोग, तो भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सब आपसे मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे? वरना ऐसे आप दरवाजा खटखटाते रहेंगे और इको गार्डन जाते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अमिताभ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है आज के समय में, पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का ज्वलंत मुद्दा है। आज जो बेरोजगारों की संख्या है वो लगभग, विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया था सेवायोजन मंत्री जी से, उन्होंने लगभग 20 लाख के आसपास संख्या बताई थी। 2018 विधानसभा जब सत्र चल रहा था उस समय की संख्या है 20 लाख 98,000 समथिंग थी संख्या। आज वर्तमान में मौजूदा परिस्थितियों में हम शिक्षा मित्रों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन, आप जान ही रहे कितना समय हो गया। उसके बाद इसके पहले भी आपने हमारी बात को रखा और अभी तक उस पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। आप जो इसके पहले जो प्रवक्ता आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी समस्या का हम स्थायी हल निकालेंगे और जो भी मृतक के परिवार हैं उनको हम मुआवजा राशि भी देने का काम करेंगे। लेकिन यहां पर आज हम देख रहे हैं कि जो भी भर्तियां हो रही हैं वो सारी की सारी भर्तियां कोर्ट में लंबित हो रही हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या किसी भी आयोग की भर्ती हो। शिक्षक भर्ती में आप देखिए कि 30-33 पे कट ऑफ बताया जाता है और 40-45 कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी भर्ती जो होती है 68,500, सर एक मिनट सुन लीजिए, समय दीजिए। 68,500 की जो दूसरी भर्ती होती है उसमें कट ऑफ का कहीं जिक्र नहीं होता है, लेकिन जैसे ही लिखित परीक्षा होती है तो उस पर 60-65 कट ऑफ लगा दिया जाता है। आखिर हम ये है क्या? लोगों को रोजगार देना है कि उनसे छीनना है, या कम लोगों को रोजगार देना है? ये क्या व्यवस्था है? ठीक है भाई, आपकी इस सर यहाँ पे हमेशा यहाँ एग्जाम देने वाला भी परेशान, एग्जाम में पास ना होने वाला भी परेशान, और लगाओ कोर्ट, खर्च करो पैसे, गठबंधन ही बहुत बड़ा विषय, 10 लाख 15 लाख 12 लाख रुपए वकीलों को देने पड़ते हैं। त्रिभुवन, ठीक है, रुके। मैं आज इसीलिए विषय लेके आया, वरना भाजपा कांग्रेस महागठबंधन नहीं कर लेता चर्चा, 1 घंटा कट जाता। नहीं, राकेश जी, अब राजनेताओं पे आता हूं। बिना किसी किंतु परंतु भूमिका के दाएं बाएं भागे हुए सीधा सवाल सीधा जवाब चाहेंगे सब तीनों मित्रों से। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि अगर ये 35-36 लाख लोग एक मंच पर आ गए तो इनके मित्र, बंधु, बांधव और परिजन सबको जोड़ लीजिए तो फिर विधानसभा और लोकसभा का रास्ता तो फिर कठिन कर देंगे ये लोग? नहीं, कभी ऐसा चिंतन राजनीतिक दल करते हैं क्या? कोई नहीं करता। देखिए, राजनीतिक दल का काम सरकार में होने के समय पारदर्शी नीतियां बना करके सरकारी भर्तियां, जहां सरकार की भर्तियां हो सकती हैं, उन सरकारी भर्तियों को पूरा करना और रोजगार के क्षेत्र अलग अलग प्रकार के सृजित करना होता है। और उस पैरामीटर पर आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सरकारी भर्तियों में लगभग 2,35,000 भर्तियां करने का काम किया है और 1 लाख भर्तियां अभी मार्च तक ही पूरी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में हमने इन्वेस्टर सबमिट करके रोजगार के तमाम तरह के अवसर खोले हैं। 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आज ग्राउंड लेवल पर आ चुका है, जिसके कारण रोजगार के अलग अलग स्तर पर सृजन हो रहे हैं। रोजगार को कई बार जब नौकरी के रूप में केवल देखा जाता है तो समस्या उपजती है। यह बात सही है, जो पीड़ा आज मेरे साथ बैठे रजत की हो या त्रिभुवन की हो, यह पीड़ा, इस पीड़ा को खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पीड़ा के राजनीतिक कारण है, इसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। किस प्रकार से कोई सरकार जाते समय जब नियमों में हेर फेर करके गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जाती है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है बेरोजगार नौजवानों को। शिक्षा मित्रों के संदर्भ में जिस प्रकार से कोर्ट के तमाम नियमों को ताक पर रखा गया, उसके कारण खामियाजा भुगतना पड़ा। जी ठीक, राकेश जी, सारी बात आपकी मान ली, ठीक,
मैं प्रतिवाद में आज नहीं फंसना चाहता, मेरा बड़ा फोकस्ड एंगल होता है, मेरी आंख अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पर होती है, ना दाएं ना बाएं, मैं ट्रैप में नहीं फंसता किसी पॉलिटिकल पार्टी की। एक सवाल ईमानदारी से उत्तर चाहूंगा, सारा कहानी किस्सा एक तरफ रखो। 1.25 लाख शिक्षा प्रेरक 9 महीने पहले उनका हुआ कि भाई अब आपसे काम नहीं लेना है, ठीक, यह अधिकार है गवर्नमेंट के पास। 40 महीने से 2000 रुपया महीना का मानदेय बकाया था, 9 महीने हो गए, अभी तक मिला नहीं। इसका इन्वेस्टर्स मीट से क्या लेन देन है भाई त्रिपाठी जी? ये कौन बाबू है, कौन अधिकारी है, किस डिपार्टमेंट में है? थी वो केंद्र सरकार, नहीं मैं पता करके बताऊं, फंड के अधीन चल रही थी। अरे तो पैसा देंगे इनकी नहीं, मैं गरीब को किसी के अधीन चले रही थी योजना, ये 1.25 लाख लोग मर जाएं। नहीं अरे किसी के अधीन चले भाई, नहीं ये गरीब पैसा पाएगा कि नहीं? यादव जी से पूछा जाना चाहिए। जब बात है ये जवाब तो अखिलेश यादव जी से पूछा जाना चाहिए था कि जब केंद्र सरकार ने योजना बंद कर दी तो अखिलेश यादव जी की सरकार उस योजना को आगे लेकर के क्यों गई, और अगर लेकर के गई तो उसके फंड की व्यवस्था कौन करेगा? ठीक ठीक ठीक, आपकी जानकारी बढ़ा दूं राकेश त्रिपाठी जी, मैं सच को सच कहने का साहस रखता हूं हर मोड़ पर, ठीक है ना? इस मामले का अखिलेश यादव की सरकार से कोई लेना देना नहीं, जिन मामलों का लेना देना है उन पर भी कटाक्ष करूंगा, लेकिन इसका कोई लेना। 9 महीना पहले केंद्र ने कहा, तब भी आपकी सरकार थी कि नहीं करना आगे, जो एरियर था 40 महीने का आपने अपने हिस्से का दे दिया होता, तब आप आरोप लगाने के अधिकारी बनते कि भाई मेरी 2 साल का ले जाओ, बाकी अखिलेश यादव से मिलो। और अव्वल तो ये तर्क नहीं चलता सरकारों में, सरकार तो उत्तर प्रदेश की होती है मित्र, न व्यक्ति की न पार्टी की। नहीं सरकार नियमों के अधीन चलेगी। पिछली सरकार ने तमाम मामलों में नियमों अरे तो पैसा देंगे कि नहीं देंगे? काम किए नियमों के अधीन चलेगी तो फंसे हैं, पैसा नहीं मिलेगा क्या गरीब का? तो गरीब का पैसा नहीं मिलेगा, अद्भुत बात है। गलत तरीके से किसी योजना को आगे लेकर के गए हैं तो आखिर हम कोर्ट में जाकर के उसका सामना कैसे करेंगे? त्रिपाठी जी ठीक है, त्रिपाठी जी मैं तो वकील हूं, मैं जज तो हूं नहीं। जनता ने मुझे वकील बनाया, मैं अपने मुवक्किल से कहूंगा कि सुनो क्या जज साहब कह रहे हैं, जनता सुनेगी, निर्णय करेगी, ठीक बात है। उमाशंकर पांडे, दुनिया की बड़ी बड़ी बातें करती है कांग्रेस भी, लेकिन इन बुनियादी सवालों पर मैंने उसका भी चिंतन नहीं देखा कभी। यानी कहां कहां से देशी विदेशी मुद्दे ले आते हैं, लेकिन जिससे उत्तर प्रदेश का हर तीसरा घर जूझ रहा है जिस समस्या से, उस पर कहीं कोई मुझे चिंतन अनुचिंतन दिखता नहीं। आपको ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आप लंबे समय से सरकार में ही नहीं हो। अमिताभ जी देखिए, चिंतन अगर कांग्रेस का नहीं होता तो हमारे समय में ज्यादातर समय आप आंकड़े देख लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो 2 से 3% के आसपास रहा है, और इनकी सरकार जब आई 2014 में हमने इनको यही दिया था 3.14%, लेकिन इन्होंने आते ही 2015 में इनके समय में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के 5% के ऊपर चला गया, जो आज 2018 में 10% के ऊपर है। इसी से साबित होता है कि जब इन्होंने जॉब के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया और जो बने हुए थे उनको जीएसटी और नोटबंदी के गलत इंप्लीमेंटेशन से उसको भी बर्बाद कर दिया, ऐसी स्थिति में युवा तो बेरोजगार होगा ही, युवाओं की बेरोजगारी तो बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यहां तक कि 2008 और 9 में अमिताभ जी महाराज ठीक जी, अच्छा करो भाई, बताओ जी, जी। बताओ, आप भी सुनाओ, बताओ सुनाओ, नहीं सुना लो अभी। मैं ये कह रहा था 2008-9 में जब इतना आर्थिक मंदी चल रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के रोजगार में जो उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट था उसको बढ़ने नहीं दिया। उसका जो अपना था स्किल इंडिया, जिसको ये नाम बदल कर लाए हैं, 2008 में हमने उसकी स्थापना इसीलिए किया था, स्किल इंडिया जिसका ये माला जपते हैं, हमने
आपने उसकी स्थापना अब इसीलिए रुकना किया होगा था। प्रभु। और आज प्रभु। देखिए राष्ट्रीय अमिताभ जी, जब सरकार की मंशा ये हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रुकना होगा। मैं प्रभु 5 सेकंड में बात पूरी रुको, करूं। ये गठबंधन पे बहस नहीं हो रही ना, 5 सेकंड बोलना ना, आगे अच्छा बात ठीक है जी। आ गई, इतने में बहुत कह लिया, इतने की तो जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ने इसको भाजपा वर्सेस कांग्रेस लड़ाई बना दिया। चुनाव जीतने का ये सबसे आसान तरीका होता है कि इसकी टोपी उसके सर, इसके ऊपर ठिकरा फोड़ो और कहो हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे ना। मैं नौजवानों से कहूंगा इस ट्रैप में मत फंसिएगा नेताओं के ना। एक सिलसिला हम बताए दे रहे, एक आईना मैं भी दिखा दूं, देख लो। हमने मान लिया राकेश त्रिपाठी की पार्टी ने सब गलत किया, चलो उनकी भी सब मानी, आपकी भी सब मान लेता हूं। आपका जहां शासन है वहां बेरोजगारी नहीं है ना उमाशंकर जी? एक ही नाव पर सवार हो, इसमें ज्यादा बड़ी बातें मत देखिए, किया। देश की आबादी बहुत बड़ी ज्यादा है। बड़ी बातें आप मत किया केवल करिए। मध्य प्रदेश का उदाहरण पंजाब में- लीजिए पंजाब कि में हमारी संसद सरकार में सब- बनते ही आदरणीय कमलनाथ जी ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर दिया 1 महीने की सरकार में। और ये क्या कर रहे हैं? योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा योग्य नहीं है। नितिन गडकरी जी कहते हैं रोजगार ही नहीं है। पीयूष गोयल जी कहते हैं अनुराग भदौरिया हमारे पास रोजगार के। अरे भाई रुको, बेरोजगार इससे भी चिढ़ता है, बहुत ज्यादा बोलने से भी। देना उसको कुछ नहीं, भाषण देते रहो, भाषण कब तक झेले? अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी ने कभी चिंतन किया कि सारा बेरोजगार एक हो गया और नेताओं का कुर्ता खींचने लगा तो कहां जाएंगी पार्टियां? फट जाए। अमिताभ जी, मुझे बोलने का थोड़ा मौका दीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत लास्ट में मिला है मौका। मैं कह रहा हूं कि एक आपको कटिंग दिखा रहा हूं। इस कटिंग में अगर आपका कैमरा जूम हो नहीं पाएगा, इसमें लिखा है भाइयों बहनों, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है जी। ये मोदी जी ने कहा था बनारस में जब प्राइम मिनिस्टर का लड़ रहा है। शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आऊंगा 20 महीने में शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान कर दूंगा। कब 20 महीने गुजरे, कितने साल हो गए? कोई शिक्षा मित्र की समस्या तो छोड़ो। शिक्षा मित्र लेटा इको गार्डन में, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 2 मंत्री, उड़ने वाले, बैठने वाले, भागने वाले, कहां के मुख्यमंत्री, लेकिन इको गार्डन में ठंड से जूझ रहे हैं वो लोग। बच्चे, औरतें अपने छोटे से जो बच्चे को लेकर लेटी हैं, आप रैन बसेरा तक नहीं दे पाए, आप वहां पे अलाव तक नहीं जला पाए। ये आपकी निरता है, ये आपकी इंसानियत है। बात करोगे समाजवादी पार्टी की, आप बताओ ना, आपने क्या वहां टेंट लगा पाया आप उनका, जो ठंड में इतने 2 डिग्री 3 डिग्री के टेम्परेचर में छोटे छोटे बच्चे लेके लेटी हुई हैं? उसका कारण क्या है? ये मोटी किताब, ये देख लीजिए। इसमें 2018 में, सिर्फ 2018 में 890 लोगों की मौत हो गई शिक्षा मित्रों की। कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं? बीपीएड के 32,022 कैंडिडेट थे जिसको कोर्ट ने बोला इनको नौकरी दे दो, तो सरकार ने क्या किया? चूंकि अखिलेश यादव जी को गवर्नमेंट में ये भर्ती हुई थी इसलिए निरस्त कर दिया। अरे कोर्ट ने तो बोला इनको भर्ती कर दो बीपीएड वालों को, क्यों निरस्त कर दिया आपने? दे देते नौकरी उनको। आपको सिर्फ बच्चों को नौकरी देने के समय आपकी इंसानियत मर जाती है क्योंकि आपको रोजगार देना नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप 24 घंटा बहकाना चाहते हो बेरोजगारों को और पूरे देश को, सिर्फ इसमें बहकाना चाहते हो कैसे गाय गोबर में फंसे रहे हैं और उसी में जूझते रहे, उसमें जूझ के मर जाए, उसके बाद आप सेकने आ जाते हो हाथ बढ़ा। नहीं हम क्या करें, कोर्ट ने रोक दिया, कोर्ट ने ये कर दिया। ब्रेक लेना है अनुराग, एक ब्रेक लेना है। एक बात और बता दूं, एक ब्रेक लेना है मित्र। अरे अमिताभ जी, मैं ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बता दीजिए। ब्रेक मत लीजिए, ये नौजवानों का मामला है, इनकी जिंदगी में ब्रेक लग जाएगी। अमिताभ जी, भाई नौजवानों का मामला, जिंदगी में ब्रेक लग जाएगी। मैं आप तो जानते हो। कर दूं, अरे आप लोगों ने इतना ब्रेक ले लेके तो यहां तक पहुंचा दिया से बात कर लूं और मुझे बता रहे हो ब्रेक नहीं लो। उनको पता चले ना, इतनी लंबी लंबी बातें। ठीक अनुराग, आएंगे आपके पास, आएंगे दोबारा आएंगे। एक बात जरूर कह दूं, अगर आपने इतना अच्छा किया होता तो 15 साल की भर्तियां अभी अधर में नहीं लटकी होती, 12 साल की भर्तियां अधर में नहीं लटकी होती। इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हो, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। 15 साल में हर पार्टी सरकार में रह ली यूपी में, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं छोड़ कांग्रेस।
अमिताभ जी, ब्रेक से पहले हमने तमाम जो मेहमान हैं उनकी बातों को सुना, समझा। अनुराग जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ब्रेक ही मत लीजिए, लेकिन कोई भी ये नहीं समझा पाया कि इतने गंभीर समस्या बेरोजगारी के कारण क्या है, क्यों खत्म नहीं हो पाई, ये कोई नहीं बता पा रहा। देखिए, मैं बेरोजगारी के बहुत बड़े व्यापक विषय पर भी चर्चा नहीं करना चाहता अभी। उसके कारणों के लिए एक टीवी की चैनल की डिबेट छोटी पड़ती है। मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल लेके आया। राजनीतिक दल गठबंधन करते हैं, छोटा गठबंधन, बड़ा गठबंधन, महागठबंधन, नाना प्रकार के गठबंधन करते हैं। बेरोजगारों को ऐसे ही एक बड़े मंच पर क्यों नहीं आ जाना चाहिए? मेरा अनुभव कहता है, लोकतंत्र में जिसके पास जितना बड़ा मंच उसकी आवाज उतनी मजबूत। उत्तर प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों का संघ है तो उसकी आवाज का असर है। बार काउंसिल है तो उसकी आवाज का असर है। वकीलों का देख लीजिए, कहीं कोई बवाल होता है, क्या स्थिति बनती है? शासन प्रशासन सब नतमस्तक। संघे शक्ति कलयुगे। अब वही होगा अमिताभ जी। एक सवाल है, एक मसला राकेश जी ने कहा। आएंगे ठीक, आपके पक्ष में आएंगे इसकी गारंटी नहीं। एक बात राकेश जी ने कही थी कि 2.5 लाख नहीं अमिताभ जी, मैं तो बस इतना कह रहा था कि सरकार मानदेय बढ़ा देती। अनुराग रुको, अभी मत क्या, अभी शुरू मत हो। सरकार रजत 2.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी भाजपा की सरकार ने, ऐसा राकेश जी ने कहा। फिर आपको क्या शिकायत है? 2.5 लाख संख्या तो बड़ी संख्या होती है। कहां दिए जरा बता दें। वो छोटा सा उत्तर चाहिए मुझे लगता है कागजों में दिए कहीं पे। सर बिल्कुल नहीं दिए अमिताभ जी, कागज में। अरे रुको भाई। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर, केवल कागजों पे नौकरी। अरे अमिताभ जी, सच बता रहा हूं, कागज पे नौकरी कागजों पे दिखा दें। दूसरे के पास जाऊं? ठीक है, जी सर, केवल कागजों पे सर नौकरियां दी है भाजपा ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, कागजों पे ही सिर्फ नौकरियां मिली है, धरातल स्तर पे किसी भी नौजवान को घर में चूल्हे की व्यवस्था नहीं की भाजपा ने सर। राकेश, भारतीय जनता पार्टी करेगी 2.5 लाख को नौकरी दे चुके और 1 लाख को देने जा रहे हैं। 3.5 लाख एक साइजेबल नंबर है। कोई नौकरी नहीं दी, केवल और केवल जुमला है, केवल और केवल जुमला है भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने आज के कई महीने पहले माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि हम स्थायी हल निकालेंगे। आपके लिए स्थायी हल निकाल रहे हैं। हमारी संवेदनाएं आपके साथ में हैं, हमारी भावनाएं आपके साथ में हैं। हम ये कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। आज हम लोग सर्दी में इको गार्डन पार्क में बैठे हैं, किसके लिए? अपने हक के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी। और त्रिपाठी जी, आप एक बात ये बता दीजिए, जब 30-33 पे भर्ती के लिए कहा गया, आपने 40-45 कर ली। 40-45 के बाद आपने कहा कि कोई भी कट ऑफ नहीं लगेगा, तो आपकी सरकार ने 60-65 लगा दिया। 60-65 लगाने का क्या मतलब? 60-65 लगाने का मतलब ये हुआ कि जो युवा पहले भर्ती हो गए, वो सब से उत्तर लो और बाकी दो मेहमानों को। ठीक है त्रिभुवन, रुकना होगा। मैं त्रिभुवन की आवाज बंद करिए अभी। राकेश त्रिपाठी जी, हमारा केवल एक सवाल है, सरकार अनुसूची जो आंकड़ा करे और हमारी ठीक है, रुको भाई राकेश जी, जो आंकड़ा नौकरशाहों ने दिया राजनीतिक नेतृत्व को, उस आंकड़े को उससे संबंधित प्रभावित वर्ग है, उसके 2 अलग अलग प्रतिनिधि खारिज कर रहे हैं। हम जानते हैं आपको बाबुओं ने आंकड़ा दिया, आपसे मतलब पार्टी को, नेताओं को, मंत्रियों को बाबू ही आंकड़े देते हैं। गुलाबी फाइल, पिंक फाइल। और ये जो जमीन पर 2 लोग संघर्ष कर रहे हैं वो करे, ऐसा तो नहीं दिख रहा। त्रिपाठी जी, छोटा सा उत्तर मित्र। देखिए, मैं बहुत उत्तर इसका चूंकि छोटा होना मुश्किल होगा, मैं इतनी बात कहूंगा कि असर की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले आई है, जिसमें विशेष करके प्राथमिक स्कूलों के हालात पर चर्चा की है। मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा अमिताभ जी, एक दिन प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा पर ही और शिक्षा मित्रों के विषय को विशेष करते हुए एक दिन डिबेट करिए और उत्तर प्रदेश समझे कि शिक्षा मित्रों की क्या समस्या है, इसमें किसकी क्या भूमिका रही है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यह सबको पता चलना चाहिए कि किसने इस 8 शिक्षकों की, अच्छी बात है। मैं जल्दी ही भरोलिया जी कर रहे थे। मुझे राकेश जी का प्रस्ताव अच्छा लगा, इस पर मैं जल्दी चर्चा करूंगा। बिल्कुल ठीक बात, जल्दी चर्चा करूंगा। उमाशंकर,
अगर सारे बेरोजगार एक मंच पर आ गए तो आपको नहीं लगता राजनेताओं के लिए चुनाव लड़ना बहुत कठिन हो जाएगा, किसी पार्टी का नेता हो? क्योंकि इन्हीं को गोली देके तो चुनाव होता है। लॉलीपॉप दिखाया, गाजर लटकाई और चुनाव की वैतरणी 15 दिन में पार। उसके बाद गाजर उतारी, खाली, आगे निकल गए। भाई अमिताभ जी देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ और जुमले की राजनीति नहीं करती, बड़े बड़े वादे नहीं दिखाती, जैसा नितिन गडकरी जी को कहना पड़ा कि हमको ट्रेनिंग दी गई थी झूठ और जुमले के लिए। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में जरूर ये सोचना होगा कि अनुदेशकों का इन्होंने 17,000 प्रति मंथ रोजगार वेतन का घोषणा भी कर दिया और बाद में पता चला वो बढ़ा भी नहीं। शिक्षा मित्रों के साथ वादे किए। बीटीसी अभ्यर्थियों को गोरखनाथ मंदिर के सामने योगी जी की पुलिस ने वाटर कैनन और लाठियों से पीटा। उमाशंकर, मेरे पास समय उतना ही है, समय उतना, मुझे छोटी सी टिप्पणी अनुराग भदौरिया की लेनी है। 24 लाख उतना समय है, मुझे जनता का अभिमत दिखाना है। अनुराग भदौरिया, 18 के आंकड़े वही सवाल, तो 1 करोड़ अगर सारे बेरोजगार हो गए, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के दलीय बंधनों को तोड़कर, जात के बंधन तोड़कर एक हो गए, तो आप लोग कैसे चुनाव लड़ोगे? सब राजनेता लोग नौकरियां गई हैं। ठीक है, अरे रुको भाई, नोटबंदी रुको। अनुराग भदौरिया के खिलाफ खड़ा होना होगा। देखिए, मैं आपको अमिताभ जी एक बात आपको बहुत बहुत क्लियर बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी झूठी हो सकती है। मैं कहता चलो आप नौकरी अभी नहीं दे पा रहे थे उनको, तो मान दे आप 20 से 25 हजार कर देते, आप उतनी हिम्मत दिखाते क्योंकि आप इतना दे सकते, ये तो आपके हाथ में था। चलिए कोई बात नहीं। फिर इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि अभी जनवरी के महीने में बेरोजगारी 20 लाख कुछ 28 हजार थे। आपको पता है एक साल में कितने हो गए? दुगने 48 लाख पहुंच गए। सोचिए आप ये। और इनसे पूछा गया कि रोजगार, तो कहते हैं हमने दूसरे तरह के रोजगार दिए। तो दूसरे तरह के रोजगार पूछा गया तो क्या दिए? भीख मांगना, पकौड़े बेचना, मूंगफली बेचना, नाले में डाल के गाय से पैप निकालना, ये रोजगार की बात करते हैं। बताइए भला क्या हो गया है कि बीटेक के बीकॉम के लड़के भीख मांगना, पकोड़ा बेचना रोजगार बताएंगे? ये हमारे 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 उससे खेलते हैं, हमारे इमोशन से खेलते हैं, हमारे स्वाभिमान से खेलने वाले लोग हैं। मैंने तो पहले बोला, फिर बोला हूं, ये बोलोगे जो सर्दी उन्होंने मोजा जुरावे तक नहीं दी थी। लास्ट गवर्नमेंट याद होगा आपने डिबेट खेलती, मोजा जुरावे तक नहीं दी बच्चों को। जरा हम ये भी सुन लें, जनता ने क्या कहा हमारे सवाल के जवाब में। जनादेश क्या है उसको भी देख लीजिए। तो आज का हमारा सवाल था कि क्या लोकसभा चुनावों से पहले बेरोजगारों का भी बनना चाहिए एक मंच। इस पर लोगों ने हमें भरपूर वोट किए और इस वक्त रिजल्ट आपके सामने। 94% ने कहा है हाँ बनना चाहिए, 5% ने कहा नहीं, एक अपनी राय नहीं बना पाए। अमिताभ जी, 94% लोग कह रहे हैं हां संघे शक्ति कलयुगे। राजनीति को अगर नियंत्रित करना है, नाथना है, तो एकता के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये जान लीजिए, ये आज की बीमारी नहीं, दशकों की समस्या है, क्रॉनिक डिजीज है और कोई दल इससे अछूता नहीं। इसलिए हर राजनीतिक दल किसानों के लिए कहता हम सर्वाधिक संवेदनशील हैं और किसान की हालत सबसे खराब भारत में। हर राजनीतिक दल कहता हम बेरोजगारों के साथ खड़े हैं और बेरोजगार अपने पांव पे नहीं खड़ा हो पा रहा। इससे पता लगता है क्या इससे आगे और किसी प्रमाण की जरूरत है? मेरा उत्तर है नहीं। मुझे कष्ट होता है जब इस ठंड में जब पाला पड़ रहा हो तब इको गार्डन में हमारे बच्चे धरना दे रात में खुले में, लक्ष्मण मेला मेला ठीक खाएं। और ये आज का दृश्य नहीं, 12-15 साल का तो मुझे हर किस्सा याद है अभी तक। यथा स्थिति में कब कहां लाठी चली, कब कहां डंडा चला। ये परिस्थितियां कैसे बनी? 10-10, 12-12 साल से भर्तियां लटकी। इसलिए मुझे लगा कि गठबंधन का दौर है। हर प्रदेश से नए नए गठबंधन की खबरें आ रही हैं, राजनीतिक गठबंधन की। बेरोजगारों को भी सोचना चाहिए। आपको अपनी मांग मनवानी है
तो आपके पास संगठन की शक्ति होनी चाहिए। कोई वर्ग हो, लोकतंत्र में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नहीं तो अदालतों में खेत बेचकर मुकदमा लड़ते रहो और इको गार्डन में अनशन करते रहो। ये सियासत है मित्र। सियासत की आंख में आंसू नहीं होता, सियासत की आंख नम नहीं होती। क्या इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत है, किसी दृष्टांत की जरूरत है? कैसे कैसे केस जो आसानी से सुलझाए जा सकते थे। एक मामले में वित्त सचिव को दस्तखत करके हाईकोर्ट भेजना था, नियमावली को नहीं भेजा। क्या इसके लिए कोई बड़ा उपक्रम करना था? नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी है, अपने मन से चलती है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं तो कौन है जो आधी परीक्षा हो, मतलब प्रक्रिया, भर्ती की आधी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नियम परिवर्तित कर दे, आवेदन किसी नियमावली पर मांगे और इम्तिहान के बाद कोई और नियम लगा दे, बाद में अदालत में जवाब ना दे पाए। ये कौन अधिकारी है? ये अधिकारी दंडित नहीं होंगे, आज तक नहीं हुए। आपने सुना 15 साल में उत्तर प्रदेश में कोई बड़े नौकरशाह जेल गए हो? नहीं ना। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए हो? नहीं ना। बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बड़े अधिकारी कटघरे में खड़े किए हो? नहीं ना। तो आज ये उम्मीद क्यों? इसलिए मैं कहता हूं, लोकतंत्र में जनता को अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। जनता अपनी ताकत पहचान लेगी तो राजनीति उसके नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी। नहीं तो राजनीति आपको संचालित करेगी। आपके सर पर टोपी बदलती रहेंगी, कभी भाजपा की, कभी कांग्रेस की, कभी सपा की, कभी बसपा की, कभी जनता दल की, कभी लोक दल की, और आप वहीं खड़े रहेंगे। जिस चौराहे से आरंभ करेंगे उसी चौराहे पर इति हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सभी का महाबहस में शामिल होने के लिए।